हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बाद मोलरिटी अर्थात मोलरता है। मोलरता या मोलरिटी। मोलरता वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मापने का एक यूनिट है। अगर हमारे समझ में मोल है तो मोलरता बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। मोलरता मोल प्रति लीटर को बोलते हैं, अर्थात एक लीटर के अंतर्गत जितने भी मोल सॉल्युबल होते हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाती है। अगर हम मोलरता को देखें तो मोलरता को हम कैपिटल M द्वारा शो करते हैं और M का अगर हम फार्मूला देखें तो ये हुआ बेटा मोल और बटे आयतन लीटर में बिलियन का। हम पिछले मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट के अंतर्गत पढ़कर आए थे कि मोल उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा अर्थात W को उसके मॉलिक्यूलर मास अर्थात M, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, से डिवाइड करके बनाते हैं और B ये हो ही गया। ये हमारा मोलरिटी का फार्मूला आ गया, M = W अपॉन M इंटू B। यहाँ भी लीटर में लेना जरूरी। अगर अब हम इस फॉर्मूले का यूज किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने में करें तो हम आसानी से कर सकते हैं और आसानी से मोलरिटी के सवालों को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को 250 ml वाटर में सॉल्युबल किया जाए तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, व्हाट इज़ द मोलरिटी। तो हम W की वैल्यू देखें तो 4 ग्राम दे रखी है, B की वैल्यू देखें तो 250 अपॉन 1000 लीटर में लेना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में ये 14 लीटर हो गया, 1/4 लीटर। और अगर इसके स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m में NaOH, Na की वैल्यू 23, O की वैल्यू 16 और H की वैल्यू 1, टोटल 40 आया। इन सारी वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें M वाले फार्मूले में तो हमारी मोलरिटी निकल कर आ जाएगी M इंटू B। तो W का मान कितना है 4, M का मान कितना है 40 और B का मान कितना है 1/4, 4 ढाई 40 और 4/10, 10 से इसको 4.4 मोलरिटी हो गया। तो 0.4 मोलरिटी इसका हो गया। मतलब साफ साफ सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस की ग्राम में मात्रा दे रखी है और हम उसकी ग्राम में मात्रा को अगर मोल में कन्वर्ट कर लें और कितने सॉल्वेंट के अंतर्गत उस सॉल्यूट को सॉल्युबल किया गया है उसका पता लग जाए तो किसी की भी मोलरिटी निकालनी कठिन नहीं है। एक बार फिर देख लो, मोलरता मोल बटे लीटर को बोलते हैं, मोल बटे लीटर और मोल बटे लीटर के बाद M = इसका फार्मूला सीधा हो गया, मोल को तोड़ लिया हमने W अपॉन M में, B इसका लीटर हो गया, M = W अपॉन M इंटू B। वेरी सिंपल। बस तुम्हें याद रखना है कि मोलरता मोल प्रति लीटर को बोलते हैं और मोल W अपॉन M को बोलते हैं। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर हम इसके बाद इसके अगले यूनिट की बात करें जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है वो नॉर्मेलिटी है। और नॉर्मेलिटी एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसके बारे में भी इसमें बात करते हैं। क्या है नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता को हम कैपिटल N द्वारा शो करते हैं और कैपिटल N बराबर फार्मूला होता है इक्विवेलेंट हिंदी में ऐसे बोलते हैं
तुल्यांक और आयतन सॉल्यूशन का लीटर में लें तो वो आयतन लीटर में। अब इक्विवेलेंट को हम तोड़ें तो ये टूटता है W/E के अंतर्गत, यानी जैसे मोल बनते हैं लगभग वैसे ही तुल्यांक की टेक्निक है। बस मोल के अंतर्गत W को M से डिपेंड करते हैं, W को M से डिवाइड करते हैं, जबकि इक्विवेलेंट में कैपिटल E से डिवाइड करते हैं और B की वैल्यू यही है। यहाँ पर E इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। E इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया W बराबर E इंटू बी। हाँ, तो इक्विवेलेंट मास N इजिकल टू ये हो गया। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए। अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीख जाएं तो वास्तव में हम इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे। इक्विवेलेंट निकालना सीख गए तो नॉर्मलिटी निकालना सीख जाएंगे। तो E बराबर होता है E इजिकल टू M/N। सही पहचाने, M यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, जो तुम समझ रहे हो। और अगली कंडीशन में N क्या है, N इज द, अगर तुम इसको जानने के हिसाब से पढ़ो तो इसे पावर मानो। पावर क्या होती है, पावर जैसे अब हम बात करें एसिड की बात करते हैं सबसे पहले, कि अगर हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालें तो वास्तव में एसिड का फार्मूला ये आया H2SO4। अगर इसे आयोनाइज किया जाए तो 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बनाएगा, यानी इस एसिड के अंतर्गत 2H आयन है और एक एसिड की पावर 1 H आयन होता है। इसका मतलब इस एसिड के अंतर्गत 2 पावर मौजूद है। अब जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो हम इसके लिए N का मान 2 लगाएंगे। इसी प्रकार से HCl के लिए N का मान 1 लगेगा, बिल्कुल सही समझे। और H3PO4 के लिए N का मान 3 लगेगा, लेकिन H3PO3 के लिए N का मान 2 लगता है। ध्यान रखना, क्योंकि H3PO3 के स्ट्रक्चर में O के साथ 2 OH जुड़े हुए होते हैं और तीसरा H सीधे P के साथ जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा H अगर सीधे P के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो एज ए एसिड वर्क नहीं करता। तो एसिड के केस में अगर हमारी ये बात समझ में आ जाती है तो हम इसके इक्विवेलेंट मास को आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें अगर हम बेस की, तो बिल्कुल बेस के अंतर्गत यही वाली बात, बेस के अंतर्गत ये वाली बात OH पर डिपेंड करेगी। कोई भी चार्ट जितने OH देता है दैट इज द पावर ऑफ बेस। CaOH का होल ट्वाइस 2 पावर हो गई, AlOH का होल ट्वाइस 3 पावर हो गई। इसी तरीके से बेस की पावर निकालकर बेस के मॉलिक्यूलर मास को अगर उसकी पावर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा और इक्विवेलेंट मास इससे। इसके बाद अगर हम आगे की ओर देखें तो तीसरे कंपाउंड हमें साल्ट मिल सकते हैं। क्या साल्ट के केस में भी इक्विवेलेंट मास निकालना है? तो निकालें कैसे? तो जैसे मान लो साल्ट हमारा Na2SO4 है और Na2SO4 को अगर आयोनाइज किया जाए तो 2Na पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल नेगेटिव बनता है। इसका मतलब इसमें जो पॉजिटिव पावर है वो भी 2 है और नेगेटिव पावर है वो भी 2 है। तो इस साल्ट की पावर 2 हुई, इसका मतलब इसके लिए N का मान 2 होगा। अर्थात जब हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी साल्ट को आयोनाइज करने पर उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव पावर आप सही करके निकालते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो 2Al ट्रिपल पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल नेगेटिव, जबकि SO4 के 3 आयन आएंगे। तो यहाँ पर प्लस 6 पावर आई। इसका मतलब साफ है कि एल्युमिनियम सल्फेट का अगर हम मॉलिक्यूलर मास से
इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो इसके मॉलिक्यूलर मास को 6 से डिवाइड करना होगा। 6 से डिवाइड करते ही इसका इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। साल्ट, एसिड और बेस मोस्टली कंपाउंड या तो एसिड होगा या साल्ट होगा या कोई बेस होगा। इसके अलावा अगर किसी आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आयन के इक्विवेलेंट मास में आयन के मास को S और 4 O जैसे निकालते हैं उसको इसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। 2 चार्ज है इस पर, 2 से डिवाइड करो। 3 चार्ज है, 3 से डिवाइड करो। 4 चार्ज है, 4 से डिवाइड करो। 2 चार्ज, 1 चार्ज जैसे भी हैं उसी से डिवाइड करो तो तुम्हारा इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। तो हमें इक्विवेलेंट मास केमिस्ट्री में या तो किसी एसिड के लिए निकालना होगा, या तो किसी बेस के लिए निकालना होगा, या तो किसी साल्ट के लिए निकालना होगा, या तो किसी आयन के लिए निकालना होगा। इसके अलावा अगर हमें कहीं और कोई कंपाउंड यूज करना पड़े, जैसे कोई ऑक्सीडेंट है जैसे KMnO4 है और इसका एसिडिक मीडियम के अंतर्गत हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो एसिडिक मीडियम में ये जो KMnO4 है वो MnSO4 के अंतर्गत चेंज होता है, तब हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 7 और 2 5 का आया, 5 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया। इसका मतलब KMnO4 का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास को 5 से डिवाइड करेंगे और एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। हाँ, इसी तरीके से अगर कोई रिडक्टेंट होता है अर्थात अपचायक होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज देख लो कितने का आता है। जितने का चेंज आएगा उसके मॉलिक्यूलर मास को उतने से ही डिवाइड किया जाएगा। इसका मतलब हम बेस के लिए, एसिड के लिए, साल्ट के लिए, आयन के लिए, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के लिए इक्विवेलेंट मास अर्थात E की गणना कर सकते हैं M को N से डिवाइड करके और एक इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। इस इक्विवेलेंट नंबर को अगर B से डिवाइड कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारी उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल कर आ जाएगी। मान लो एग्जाम्पल बतौर अगर हम इसके अंतर्गत कोई सवाल लेके देखें, फॉर H2SO4 सवाल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा उदाहरण क्या आएगा, जैसे साफ आया 4.9 ग्राम H2SO4 100 ml वाटर के अंतर्गत सॉल्यूशन बनाया, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला W/E/B। W की वैल्यू देखें तो 4.9 है, E की वैल्यू देखें तो इसके लिए E कैसा निकलेगा, E निकलेगा M/N से। H2SO4 का M निकालें तो H2SO4 का M 98 आता है और N H2SO4 में 2S देगा 2, तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। 49 से डिवाइड कर दें और E का मतलब 100 ml, तो 100/1000 2 पर पहुंच जाएगा। पॉइंट से एक जीरो और बढ़ गया, 1000 से 1000 कट गए, 49 से जब 49 को भाग किया जाएगा तो 1 आ जाएगा, अर्थात इस बिलियन की नॉर्मेलिटी 1 होगी। वेरी सिंपल, बहुत सरल तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। इसमें खेल था वास्तव में इक्विवेलेंट मास का। अगर हम इक्विवेलेंट मास सही निकाल लेते हैं तो हमारा किसी भी कंडीशन में गड़बड़ नहीं होगा मामला, हमारी नॉर्मेलिटी सदैव सही निकलेगी। अब बात आती है कि ये नॉर्मेलिटी क्यों बनाई गई, मोलरिटी क्यों नहीं बनाई गई, नॉर्मेलिटी अगला यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वास्तव में जब कोई केमिकल इक्वेशन होती है या जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर केमिस्ट्री कि किसी भी कंपाउंड का एक इक्विवेलेंट सदैव दूसरे कंपाउंड के एक इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हों और दोनों के इक्विवेलेंट अलग अलग यूज हो रहे हों, सदैव एक जैसे होते हैं। तो इस नॉर्मेलिटी की सहायता से जब हम दो कंपाउंड की रिएक्शन कराने जाते हैं तो उनके सेम इक्विवेलेंट लेकर हम रिएक्शन कराएं तो ना इक्विवेलेंट ए कंपाउंड के बचेंगे और ना इक्विवेलेंट बी कंपाउंड के बचेंगे। इसलिए नॉर्मेलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और नॉर्मेलिटी ही मेन यूनिट के रूप में केमिस्ट्री के अंतर्गत यूज होती है।
मोलरिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नॉर्मलिटी का है। अगर ये बात समझ में आ गई तो नॉर्मलिटी को ठीक ढंग से समझ जाओगे। एक और जो कीवर्ड्स है इसका, अधिकतर बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, जैसे n = W/E/B होता है। अगर मैं b को इधर की ओर ले जाऊँ तो n × b = W/E हो जाएगा। हम ये पढ़कर आ रहे हैं कि W/E को इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। तो W/E इक्विवेलेंट है और ये n × b के बराबर है, तो n × b भी तो इक्विवेलेंट हुआ। इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड के इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसके दो फार्मूले हैं, एक तुम W को E से भाग कर दो और एक n की b से गुणा कर दो। तो ये फार्मूला तब यूज होगा जब वो कंपाउंड ड्राई कंडीशन में दिया जाएगा कि भाई NaOH 40 ग्राम है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास, तो ये दिया जाएगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और जब NaOH का सॉल्यूशन बना दिया जाए तो NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पर उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिए जाएंगे। नॉर्मलिटी और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर लोगे तो NaOH के इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएंगे जो सॉल्यूशन के अंतर्गत सॉल्यूबल किए गए हैं। ऐसी कंडीशन में हम इक्विवेलेंट दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं, जब हमारे पास कंपाउंड की ग्राम में क्वांटिटी दे रखी हो और जब हमारे पास कंपाउंड का सॉल्यूशन दे रखा हो जिसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम अर्थात लीटर दे रखा हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर b का मान ml में लगाया तो बनने वाले मिली तुल्यांक होंगे और अगर b का मान लीटर में लगाया तो बनने वाले तुल्यांक होंगे। तो मिली तुल्यांक और तुल्यांक की गड़बड़ ना हो। W का मान ग्राम में लोगे तो तुल्यांक बनेंगे, मिलीग्राम में लोगे तो मिली तुल्यांक बनेंगे। फिर एक बार तो मैं बता दूं कि मोलरता, अच्छा मोलरता का यूज, तो मोलरता का यूज ये है कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए मोलरता जरूरी है। और नॉर्मलिटी, एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए रिएक्शन के टाइम पर इक्विवेलेंट में क्वांटिटी लेना या नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन बनाना इसीलिए जरूरी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। क्या इनके बीच कोई रिलेशन हो सकता है? तो हाँ, m और n के बीच रिलेशन हो सकता है। क्या? अभी हमने फार्मूला पढ़ा था n = W/E/B। तो हमें मालूम है कि हम E को जो लिख के आए थे या जो फार्मूला हमने यूज करा था m = गलत हो रहा है, E = m/n। तो हम E की जगह m/n रख सकते हैं, W/m × B और n का पहुंचेगा ऊपर, और W/m × B अगर तुम ध्यान से देखो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, तो m × n हो गया। इसका मतलब अगर नॉर्मलता को और मोलरता को रिलेटेड करना है तो मोलरता के अंतर्गत अगर तुम उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी नॉर्मलिटी बन जाएगी, और नॉर्मलिटी को उसकी पावर से डिवाइड कर देते हो तो मोलरिटी बन जाएगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के अंतर्गत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पसंद आने पर कर सकते हैं। थैंक यू।